हेलो गाइस, स्टडी घर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं न्यू सब्जेक्ट से, जो कि है लेबर लॉ का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया में किस तरीके से हुआ। इस क्वेश्चन को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले स्टडी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन बेसिकली मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया, आप जब भी कोई भी आंसर को लिखने बैठें तो सबसे पहले उसको डिवाइड कर लीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट में, सबसे लास्ट का कंक्लूजन पार्ट में, एंड बीच का जो भी मटेरियल है वो आप उसमें डालिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताते हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इन इंडिया में किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो जो वर्किंग क्लास थी वो क्या कर रही थी, सफ़र कर रही थी। किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ एंड जो वेस्टर्न साइड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस समय जो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्किंग क्लास के साथ, वही सेम चीज़ यहाँ पे जो है सफ़र्ड की गई। ठीक है, यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रेस्ट ऑफ वेस्ट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो सेम चीज़ जो है इंडियन वर्किंग क्लास को क्या करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा। अब ये एक्सप्लॉयटेशन किन किन चीज़ों पे हो रहा था ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन की यहाँ पे बात आती है तो भाई एक्सप्लॉयटेशन उनका लो वेजेस पे हो रहा था, लॉन्ग उनके वर्किंग आवर्स थे, मतलब पैसे कम मिल रहे थे, काम ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, और बहुत समय तक पूरी पूरी रात लोग काम करते थे उस समय। अनहाइजेनिक एंड हज़ार्डस वर्किंग कंडीशंस थी उनकी, चाइल्ड लेबर काम करती थी, एब्सेंस ऑफ बेसिक अमेनिटीज़, मतलब बच्चों से भी वर्क कराया जाता था एंड जो उनकी बेसिक अमेनिटीज़ होती हैं उनकी कमी थी। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं एक इंसान को रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, वो भी उन्हें प्रॉपर नहीं मिलता था। तो ये यहाँ पे आ जाता है, एक्सप्लॉयटेशन उनका इन बेसिस पे होता था। ये जो इंडियन वर्किंग क्लास है इसको दो तरीके की एंटागोनिस्टिक फोर्सेस का सामना करना पड़ा। पहली फोर्स इसमें आ जाती है, मतलब अपोजिट, एक तरीके से कह सकते हैं कि अपोजिट फोर्सेस थी। पहला एक इम्पीरियलिस्ट पॉलिटिकल रूल चल रहा था वहाँ पे उस समय, जिस टाइम की ये बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात हो रही है। एंड सेकंड जो अपोजिट फोर्स थी वो थी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था लोगों का, वो किसके द्वारा हो रहा था, फॉरेन के हाथों हो रहा था और नेटिव जो कैपिटलिस्ट क्लास थी। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना वो हमेशा वर्किंग क्लास का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करती ही आई है। ठीक है, तो दो तरीके की एंटागोनिस्टिक फोर्सेस थी। नंबर फर्स्ट इम्पीरियलिस्ट पॉलिटिकल रूल एंड सेकंड वन इज जो फॉरेन एंड नेटिव कैपिटलिस्ट क्लासेस थी ना, वो भी इन लोगों का क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। और ये एक्सप्लॉयटेशन जो था बहुत मतलब डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, इस तरीके की हालत कर दी थी। अगर कोई कर्ज़ा नहीं चुका पा रहा तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस जितने लगा दिए थे, इतने टैक्सेस लग चुके थे उस टाइम पे, तो इस वजह से यहाँ पे इतना एक्सप्लॉयटेशन था। तो ये हमारा कवर हो जाता है सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट इसमें ये है कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ना इंडिया में, वो ट्रेस्ड किया जाता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में शुरू हुआ। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ ये हुआ कॉटन मिल्स के इस्टेब्लिशमेंट से एंड जूट मिल के इस्टेब्लिशमेंट से। ओके, कॉटन मिल के इस्टेब्लिशमेंट जो कि बॉम्बे में हुआ 7 जुलाई 1853 को हुआ था। ठीक है, 7 जुलाई 1853 को कॉटन मिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड जूट मिल्स जो थी 1855 में, जूट मिल्स जो थी 1855 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ये इस्टेब्लिशमेंट कौन सी फर्स्ट जूट मिल थी, फर्स्ट जूट मिल थी आपकी एकलन जूट मिल, ACLAN
AND। ऑकलैंड जूट मिल जो थी वो आपकी फर्स्ट जूट मिल थी, ये कैलकाटा में हुआ था इसका। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि 1860 जो है वो मार्क्ड किया जाता है द बिगिनिंग ऑफ लेबर अनरेस्ट इन इंडिया। मतलब इंडिया में लेबर अनरेस्ट की जो शुरुआत हुई वो 1860 से मानी जाती है। किस तरीके से लोगों ने इस समय आते आते जब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयड हो गए, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास से ले लो जो कि फॉरेन कंट्रीज से थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक, और आपका जो नेटिव कैपिटलिस्ट क्लास थी वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो यहाँ पे आते आते उनका अनरेस्ट बढ़ने लगा, शुरू होने लगा। वो किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स बंगाल में इंडिगो कल्टिवेटर्स के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो 1860 में यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब देखने वाली बात आती है, स्वदेशी मूवमेंट जब चला तो बहुत सारे वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया वाइडर पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर, ठीक है, जितने भी इश्यूज़ चल रहे थे बहुत ही बड़ी तादाद में जो है वर्कर्स ने उसमें क्या करा, पार्टिसिपेट करा। किसमें? स्वदेशी मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में। और स्ट्राइक्स जो थी वो ऑर्गेनाइज्ड होने लगी, किसके थ्रू? गवर्नमेंट प्रेस में, रेलवेज एंड जूट इंडस्ट्री में लोग क्या करने लगे, स्ट्राइक करने लगे जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाने लगा, ठीक। और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट हुए किसको फॉर्म करने के लिए, ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करने के लिए, लेकिन वो अटेम्प्ट उस टाइम पे अनसक्सेसफुल हो गए। एंड जो बिगेस्ट स्ट्राइक थी ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट वो थी आफ्टर तिलक्स अरेस्ट। जब तिलक का अरेस्ट हुए, तिलक साहब, तो उनके अरेस्ट के बाद सबसे बड़ी स्ट्राइक मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जब ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया, किस तरीके से इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन की ग्रोथ हुई इंडिया में वो हम देखते हैं। तो देखिए जो डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन का वो जाना जाता है कि भाई कब से होना शुरू हुआ, जब कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे यहाँ पर रूल चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था, तब से ऐसा जाना जाता है कि जब लोगों ने आवाज़ें उठाई, 1857 का रिवॉल्ट हमने पढ़ा, उसके बाद जब लोगों में थोड़ी अक्ल आई, समझदारी आई कि हाँ हमें अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, राइट्स के लिए हमें आगे जाना चाहिए, तो तब जाके ब्रिटिश और सरकार ने क्या करा कि लॉज बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि वो जो है जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कुछ हद तक वो एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके, ठीक है। तो ये जो इसका टाइम पीरियड जाना जाता है बेसिकली ग्रोथ का, वो तब से ही जाना जाता है ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से। तो यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन को डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स में, 3 पीरियड्स में, ठीक है। फर्स्ट पीरियड जो है 1819 टू 1930 तक है, सेकेंड पीरियड 1930 टू 1940 एंड थर्ड पीरियड ऑफ 1940 टू टिल टुडे। मतलब आज तक ये वाला जो पीरियड है ये वाला चलता आ रहा है, नए नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं लेजिस्लेशन में, ठीक है। लेबर लॉ भी हमारा कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, इस तरीके से हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ओके। फर्स्ट जो हमारा आता है, फर्स्ट पीरियड हमारा है 1890 टू 1930। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट पीरियड को हम इस वाले जो फर्स्ट पीरियड है इसमें 4 इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन आते हैं। इन दिस पीरियड देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। फर्स्ट है बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1819, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860, इन द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, ठीक। अब 1 बाय 1 इनको देखते हैं। जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट था 1819 का, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ना इस एक्ट के अंतर्गत, उसको बता दिया गया कि इट इज़ अ क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है। अंडर बंगाल रेगुलेशन एक्ट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ क्रिमिनल लायबिलिटी, ये कहा गया है बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1819 में। सेकेंड चीज़ हमारी आती है एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आता है, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी उसका नेम, वो है यूरोपियन रेलवेज कॉन्ट्रैक्टर्स वर्सेस वर्कमैन का, ठीक। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि जो वेजेस थी ना उनका
पेमेंट डिले हो गया, ठीक है, कुछ लोगों को मिला और कुछ की जो है सैलरीज ख़त्म ही हो गई, मिली ही नहीं कुछ लोगों की सैलरीज। तो उसमें क्या होता है कि इसी वजह से जब उनकी सैलरीज में डिले हुआ, उस कारण क्या होता है, वहाँ पे वायलेंट डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, ठीक। अब जब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, वो वायलेंट रूप ले चुके थे, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सच वायलेंस। 1859 का ये केस है यूरोपियन रेलवेज कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स वर्सेस वर्कमैन का। ये जितनी भी चीज़ें चल रही थी, जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए, ये सब कुछ हो रहा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था, तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने क्या करा, बॉम्बे गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी बॉम्बे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किस रिस्पेक्ट में भेजी, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कुछ लॉ बनाइए, किस लिए, टू मैनेज द सिचुएशन। इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, जितना वायलेंट रूप ये ले चुका है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन जिस हद तक हो रहा है, उसके लिए आप कुछ लॉज बनाइए। तो इसका रिजल्ट निकल के आया ये एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860। ये जो एक्ट है बेसिकली 3 चीज़ों पर फोकस करता है। पहले करता है ये रेलवे वर्कर्स पर, सेकंड करता है ये कैनाल वर्कर्स पर, एंड थर्ड ये करता है जो अदर पब्लिक वर्कर्स होते हैं उन पर, ठीक। तो ये हमारा सेकंड जो एक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड एक्ट पे आते हैं, जो इस पीरियड के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, वो है द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं। ट्रेड यूनियंस को हम इसमें पढ़ते हैं 1926 में। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट ने जो है ना गारंटीड किया वर्कर्स को कि उनके पास राइट टू ऑर्गेनाइज है, एंड उनको एक तरीके से इम्यूनिटी दी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल आस्पेक्ट में, कि जो इलीगल चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनमें इम्यूनाइजेशन दिया उनको इन रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्राइक, ठीक। तो ये आ जाता है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, कि उनको राइट दिया गया टू ऑर्गेनाइज स्ट्राइक का, कि वो अपने अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारा लेजिस्लेशन है लास्ट, वो है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 क्या कहता है, इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट रहा वो रहा कि इस्टेब्लिश करना कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी को इस्टेब्लिश करना, ये इसका ऑब्जेक्ट रहा, एंड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। अब बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को इस्टेब्लिशमेंट करना इनका ऑब्जेक्ट रहा कि भाई किस व्यू के साथ कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें एंड सेटल कर सकें ट्रेड डिस्प्यूट को, कि जो भी ट्रेड यूनियन से जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, जो एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट से जितने भी तरीके का डिस्प्यूट हो रहा है, उसको ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में एक बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एंड कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, ठीक, कि वो उस डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करे एंड उसको सेटल करे, ठीक। बेसिकली ये चीज़ थी इसका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में। एंड ये जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 है, ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है किस चीज़ को, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को, जो विदाउट नोटिस दिए जा रहे हैं। मतलब आप जो हैं विदाउट नोटिस नहीं दे सकते, विदाउट नोटिस आप कहीं भी स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं कर सकते इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, ओके। ये सेकंड इसका ऑब्जेक्ट आता है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 का। एंड लास्ट ये है कि इस एक्ट ने प्रोवाइड करा कि जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स हैं उनको इलीगल बनाया जा सकता है अगर उनका ऑब्जेक्ट ही किसी भी ट्रेड डिस्प्यूट को बढ़ावा देना है। अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बिल्कुल सही मैनर में कर रहे हैं, विद नोटिस के साथ कर रहे हैं, अपने लीगल राइट के लिए कर रहे हैं, तो तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो उनका ऑब्जेक्ट ही उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देना है, तो तब वो जो स्ट्राइक और लॉकआउट्स हैं उसको इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट आ जाता है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। फर्स्ट पीरियड जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है 1819 टू 1930 से, ठीक। इसमें 4 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन थे, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1819, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860, एंड द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है पीरियड, सेकेंड पीरियड है, वो है 1930 टू 1940। 1930 से लेकर 1940 तक ये सेकेंड पीरियड चलता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 2 लेजिस्लेशन आते हैं जो हमने पीछे अपने
फर्स्ट पीरियड में जो हमने लास्ट वाला लेजिस्लेशन पढ़ा, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, उसी के अमेंडमेंट में ये चीज़ें आती हैं सेकंड पीरियड में। पहला है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्सटेंडिंग एक्ट 1934। अब ये जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1934 है ना, तो 1930 से लेकर 1940 तक जो है जिस तरीके की डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने की जिस तरीके की प्रोग्रेस रही, वो सब्सटेंशियल प्रोग्रेस रही। ठीक, तो उसी के रिगार्डिंग ट्रेड डिस्प्यूट एक्सटेंडिंग एक्ट 1934 आया। एंड नेक्स्ट जो इसमें एक्ट आता है वो है ट्रेड डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1938। अब ये जो ट्रेड डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट है, ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्सटेंडिंग एक्ट का ही अमेंडमेंट है 1938 का। ये वाला एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो कंसिलिएशन ऑफिसर हैं, ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट है होता है, उनकी किस लिए अपॉइंटमेंट होता है, उनका बेसिक वर्क क्या होता है। उनकी ड्यूटी होती है कि वो मीडिएटिंग कराएं या फिर प्रमोटिंग करें, किस चीज़ को, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट को, मतलब ट्रेड डिस्प्यूट के सेटलमेंट को या तो वो प्रमोट करें या फिर मीडिएट करें। ये कंसिलिएशन ऑफिसर का क्या होता है, मेन वर्क होता है, फंक्शन होता है। तो इसमें बेसिकली कंसिलिएशन ऑफिसर का क्या करा, फंक्शन के बारे में बात करी। थर्ड पीरियड पे आते हैं जो कि 1942 टिल टुडे तक है। बहुत इजी ये लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में क्या होता है, उस टाइम पे 1940 में क्या हुआ, हमारा वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा था उस टाइम पे, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा हो गया, तो उसके बाद पूरी ही जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वर्ल्ड का, वो किस में चला गया, एक ड्रास्टिक कंडीशन में चला गया। इंडिया का तो जाना ही था, वैसे भी ब्रिटिशर्स के हाथों में थी उस टाइम पे पावर, ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशन में चला जाता है इकोनॉमी हमारी। उसके बाद क्या होता है, इसी से ही उभरने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इन 1942 लेके आया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इन 1942 पास किया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मतलब उस टाइम पे हमें जो है इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात चल रही है, यानी कि हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं किस तरीके से इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन हमारे इंडिया में आए हैं, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इस डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इन 1942 में गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो जो है स्पेशल ऑर्डर्स निकाल सकती हैं, ठीक है, कुछ जनरल प्रोविजंस बना सकती हैं रिगार्डिंग जो भी चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ रही है इकोनॉमी को सही करने की। और इस डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1942 में ये कहा गया कि प्रोहिबिट करेगी स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को, ठीक, अगर जहाँ भी इलीगल चीज़ें होंगी, और रेफ़र करेगी, यही जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंतर्गत कोई भी डिस्प्यूट रेफ़र होगा कंसिलिएशन के लिए एंड एडजुडिकेशन के लिए, अगर एम्प्लॉयर्स चाहते हैं, ठीक। और बहुत सारी इसमें कंडीशंस रखी, टर्म्स एंड कंडीशंस रखी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, ठीक। और जो डिसीजन हैं एडजुडिकेटर के, उनको इन्फोर्स करने के लिए विद इन, जब वो अपना जजमेंट दे दें, ठीक है, रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, तो तब उसके विद इन फ्यू मंथ्स उसके इन्फोर्समेंट को किस तरीके से लेके आया जाए, ठीक है, ये चीज़ें आई। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दी, बहुत सारी पावर्स दी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने की, किस तरीके से लोग वर्क करें, 100 लोग, कम से कम 100 लोग तो होने ही चाहिए, ये चीज़ें बताई, ड्यूटीज़ बताई, और उनके कुछ जो गलत फंक्शंस थे उनको रिमूव करा। ये सारी चीज़ें डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इन 1942 में होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों पीरियड्स कवर हो जाते हैं रिगार्डिंग जो हमारा ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया था, इन तीनों पीरियड्स में ही डिवाइड होता है वो चीज़। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है, लास्ट में कंक्लूजन तो देना ही पड़ता है, मैंडेटरी है। लास्ट में ये आता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन है, लेबर लेजिस्लेशन का क्या प्रिंसिपल है वो बताना है इसमें हमें। तो बेसिकली दो तरीके का इसका प्रिंसिपल्स रहे हैं, सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्विटी। आई होप आपको जस्टिस एंड इक्विटी का मतलब तो पता ही होगा। सोशल जस्टिस का यहाँ पे इस सेंस में यूज़ करा गया है कि लोगों को जो है सोशल लेवल पे जस्टिस मिल सके, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं लेकर
पब्लिक एट लार्ज की बात की गई है। मतलब कि अगर कोई एक साधारण व्यक्ति का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए। सोशल इक्विटी की बात की गई, इक्वालिटी की बात नहीं करता, ये इक्विटी समता की बात करता है। मतलब इक्वल राइट्स तो उन्हें कम से कम मिलें। जो चीज़ अगर आप वेजेस उनकी सेम नहीं रख सकते तो उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लेबर लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, दोनों प्रिंसिपल, सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी। तो गाइज ये हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज @studyghar को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।